आज का टॉपिक है अपना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर। ओके। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था और उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमने पढ़ा था उसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। आज के जो टॉपिक्स होंगे वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं, जिनमें से सबसे पहला होगा हमारे कैपेसिटर के बारे में, हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस। ठीक है, वंस इट विल बी फिनिश्ड उसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आएंगे, जहाँ पे अगर हम कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मान लो उनको सीरीज में पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, थर्ड आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि अगर हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो उसके कारण उसके कैपेसिटेंस पे, उसके एनर्जी स्टोरेज की कैपेबिलिटी पे, इन सब पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, फोर्थ जो हमारा पार्ट होगा वहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग पहले एक कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, फिर एक दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, उन दोनों को एक दूसरे के साथ हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद किस तरीके से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से एनर्जी जो है वो वहाँ पे कुछ जो है वो क्या हो सकती है, हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड इन लास्ट हम लोग 2-3 फॉर्मूले पढ़ेंगे जो कि हमारे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से जुड़े हुए हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एज सच हमारे डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, बट ऐसा है कि t इक्वल टू इन्फिनाइट पे या t इक्वल टू जीरो पे, जिसको आप t इक्वल टू इन्फिनिटी को आप स्टेडी स्टेट कहते हो और t इक्वल टू जीरो को आप क्या कहते हो, स्टार्टिंग पॉइंट कहते हो। इन दोनों पे कैपेसिटर एक स्पेशल बिहेवियर शो करता है और उसके कारण हमारे कुछ सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काफ़ी ईज मिलता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। डन है बिल्कुल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लास्ट वाला जो पार्ट था, जहाँ पे हम लोग इक्यू पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे थे, उस पे एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कुछ बच्चों को डाउट रह गया था, तो मैं आज की क्लास उसी डाउट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डन है बिल्कुल। तो प्लीज़ बोर्ड पे कंसंट्रेट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमने पढ़ा था, वहाँ इक्यू पोटेंशियल सरफेस जो पढ़ा था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग देखना शुरू करते हैं। मान लो बेटा कि ये मुझे जो है ना दो एक्सिस दी हुई हैं, दोनों एक्सिस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, दो एक्सिस दी हुई हैं और यहाँ पे मुझे जो है ना वो इक्यू पोटेंशियल लाइंस दी गई हैं कुछ इस तरीके से। पैरेलल दिख रही है ना या नहीं है? नहीं, दोबारा से बना देता हूँ। काफ़ी है, 3 लाइन बना दिए, बहुत है ना। आगे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, और भी अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। सबसे फर्स्ट जो हमें यहाँ पे दिया गया है, ये मान लो मुझे दिया गया है 20 वोल्ट। सेकेंड हमारे पास क्या है, 10 वोल्ट, और थर्ड है हमारे पास 0 वोल्ट। इस तरीके से मुझे ये 3 पॉइंट्स दे दिए गए। देन इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है मुझे 2,0, यहाँ मुझे दिया गया है मान लो 4,0। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स भी मुझे दिए हुए हैं। ठीक है, एंगल की बात करें, सो दिस एंगल इज गिवन टू अस, इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। वी आर सपोज टू फाइंड ई। मुझे क्या निकाल कर बताना है यहाँ पे बेटा, मुझे निकाल कर बताना है ई की वैल्यू। और ई के साथ मैंने क्या लगाया है यहाँ, वेक्टर। वेक्टर लगाने का मतलब क्या हुआ, ई के साथ जो वेक्टर लगा हुआ है, वेक्टर लगाने का मतलब क्या हुआ,
हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मीन्स वी वांट टू एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे इसे कर सकते हैं हम लोग। ध्यान दिया जाए। पहला काम हमने क्या सीखा है, हमने यही सीखा है ना कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होंगी और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल साइड की तरफ ड्रॉ की जाएंगी। क्या ये अग्री करते हो? एनर्जी का फ्लो कहाँ होता है बेटा? हाई से लो। तो चार्ज भी ऑटोमेटिकली जो फ्लो कर रहा है कहाँ फ्लो करना चाहिए? हाई से लो, यही होगा ना। तो वही ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो पहला काम मैं यही करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये लाइन अभी जो मैंने ड्रॉ की है ये कहाँ से कहाँ ड्रॉ की है? ये मैंने ड्रॉ की है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। बोर्ड की तरफ देखो आप लोग, है ना, सॉल्व मत करो, मैं एक कर दे रहा हूँ, बाकी आपके पैकेज में जो होगा ना वो आप खुद से करना। फिर ध्यान से देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने यहाँ पे ई का सिंबल बना दिया है। ई बनाने का मतलब क्या हुआ? यही हमारे फील्ड का डायरेक्शन है। कैसे मैं इस तरीके से फील्ड का डायरेक्शन बना सकता हूँ? देखो ये हायर पोटेंशियल था, लोअर और लोअर हुआ, क्या इसी डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए था? इन लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए था। यही दोनों चीजें हमने यहाँ पे देखी है। अब आगे की बात की जाए, सबसे पहली चीज यहाँ पे निकल कर आती है कि अब मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ ई का, मैं क्या करना चाहता हूँ? ई का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ। तो हाउ आई विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ई? सो इट इज नथिंग बट डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। सभी अग्री करोगे? अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे कंसिडरेशन में रखूँ, है ना, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मुझे पता है? 20 माइनस 10। मुझे ये डिस्टेंस अगर पता चल गई तो क्या हमारा ई का मैग्नीट्यूड आराम से निकल के आ जाने वाला है? आप लोग बताओ मुझे, आराम से आ जाएगा। अब ध्यान से देखा जाए, यहाँ ये एंगल अगर 120 डिग्री है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा बेटा? क्या ये 60 डिग्री होगा? ये एंगल क्या आपके पास 90 डिग्री गिवन है आपको? तो ये जो एंगल अभी थर्ड जो साइड बचा है, थर्ड जो हमारा यहाँ पे एंगल बचा है किसी भी ट्रायंगल का, क्या उसे हम यहाँ 30 डिग्री कह सकते हैं? 30 डिग्री किससे? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस लेंथ ना। आपको अगर इसको आप एक ट्रायंगल कंसीडर करो तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको? और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारा परपेंडिकुलर अगर हम ले लें, इसे हम क्या ले लें? अपना परपेंडिकुलर ले लें, इसे हम अपना बेस ले लें और इसे हाइपोटेनस ले लें, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ cos 30। मैं क्या लिख रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पे? cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो? cos 30 बेस है ना, इसको अभी हम नाम दे देते हैं कुछ x का, और ये क्या है हमारे पास? मान लेते हैं h। तो क्या मैं x बाई एच लिख दूं आराम से? यहाँ से ये वैल्यू हो गई हमारे पास x बाई एच। cos 30 is √3 divided by 2. It is equal to x divided by 2. So the answer for x is equal to √3 मीटर। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है आपको? अब आपके पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस और उसके साथ ही साथ इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दोनों निकल कर चले आए। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आप लिखोगे यहाँ पे हमारे E का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई √3 वोल्ट पर मीटर। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत? और अगर आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन तो आप ऑलरेडी जान रहे हो ना। देखो यहाँ पे ये क्या है आपके पास? दिस वन इज E cos 30। इसके परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? E sin 30 है या नहीं है? यही है ना। तो क्या मैं इन दोनों को मिला के वेक्टर फॉर्म कोट कर दूं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 10 बाई √3 cos 30 I कैप प्लस 10 बाई √3 sin 30 J कैप। क्या हमारा आंसर हो जाएगा? अब आप मुझे बताओ, अब कोई परेशानी है? यहां से आपके पास 5 I कैप प्लस यहां से क्या आ जाएगा बेटा?
5/√3 जे कैप वोल्ट पर मीटर आंसर के फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये हमें याद रखना है, एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी एग्जामिनेशन में। मुझे नहीं लगता कहीं पे किसी को कोई परेशानी होगी। है कोई दिक्कत? जल्दी से बोल दो अगर है तो। हमने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, यू विल ऑटोमेटिकली रीच टू योर आंसर। चलो फिर, तो अगर ये हो गया तो बढ़ा जाए आगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है हमारा? कैपेसिटर। तो सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में थोड़ी बहुत जो है ना कहानी सुनते हैं। कहानी से बहुत सारा आइडिया लगने वाला है यहाँ पे। कैपेसिटर है क्या? तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? स्टोर करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए। लेकिन डायरेक्ट एनर्जी थोड़ी ना आप स्टोर करते हो। आप कैसे करते हो? आप चार्ज स्टोर करते हो और वो यूज कैसे करते हो फिर? एनर्जी फॉर्म में, है ना? ऐसा ही है। तो अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है? चार्ज के फॉर्म में, जिसे वो ऐसे सिचुएशन में जहां पे ऑल ऑफ द सडन एनर्जी नीड हो वो यूज में लाया जा सके। जैसे ये फैन ही घूम रहा है, आप सोच के देखो ना, इस फैन को अगर आपको हाथ से घुमा के स्टार्ट करना है और उस लेवल तक लेकर जाना है जब वो फुल फ्लेजेड स्पीड में चले, तो शुरुआत में बहुत एनर्जी देने की नीड होगी कि नहीं होगी? बहुत ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा ना। ये टॉर्क तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही लगा देती है, नॉर्मल टाइम पे तो उतना टॉर्क लगा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो है उसके ऊपर देखोगे कंडेंसर लगा हुआ होता है व्हाइट कलर का, सिलेंड्रिकल शेप का। तो वो कंडेंसर उसको वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। वो एनर्जी प्रोवाइड करता है तो शुरुआत जो है वो हो जाती है, और एक बार शुरुआत हो गई तो वो फिर चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो ऑल ऑफ द सडन एनर्जी देनी होती है वो कहाँ से मिलती है? कैपेसिटर से। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो कि जैसे कैमरे का फ्लैश है ना, अचानक से उतनी लाइट प्रोड्यूस कर देता है, बहुत ज्यादा एनर्जी दिखा देता है ना, ये सब कैसे पॉसिबल होता है? सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, वो क्या है? हमारा कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर को जब हम पढ़ेंगे तो किसी फिजिकल क्वांटिटी से उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। हियर द फिजिकल क्वांटिटी इज कैपेसिटेंस। उसको आप क्या नाम देते हो? कैपेसिटेंस का देते हो। और इफ यू वांट टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस, कैसे निकाल सकते हो कैपेसिटेंस को? कोई आइडिया किसी को? मैं अगर कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए कोई तरीका है क्या हमारे पास? वी विल से द कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V। डेल्टा V क्या है हमारे पास? इट इज रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पूछूं डेल्टा क्यू को, तो ये किससे रिप्रेजेंट करने वाला है? ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे चार्ज को, कि यहाँ पे चार्ज कितना स्टोर हुआ है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है? डेल्टा क्यू ने क्या रिप्रेजेंट किया? कि वहां पे चार्ज कितना स्टोर हुआ। और चार्ज क्यों स्टोर हुआ? क्योंकि वहां कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करके आप जितना चार्ज किसी अरेंजमेंट पे स्टोर कर पाते हो उसे आप क्या कहते हो? आप उसे कैपेसिटेंस के नाम से जानते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? यहां एक बहुत ही प्यारा सा ऐसा कंसेप्ट है जो कि जनरली बच्चे गलत करते हैं। कोई अगर हमसे पूछे कि कैपेसिटर जो है हमारा कैपेसिटर है, वो उसका जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? देखकर यहां से क्या लगता है बेटा? कि वो Q पे डिपेंड कर रहा होगा, वो V पे डिपेंड कर रहा होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी यहां से दिखाई देती है कि नहीं देती है? बट द थिंग इज, ये कभी भी कैपेसिटेंस जो है हमारा, वो कभी भी हमारे Q और V पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस जो है वो किसी डिवाइस की वो प्रॉपर्टी है जो कि उसके शेप से ड्रिवन होती है, जो कि उसके अंदर प्रेजेंट मीडियम से ड्रिवन होती है। तो वहां उसके अंदर मीडियम कैसा है, वहां पे हमारा शेप कैसा है हमारे अरेंजमेंट का, ये हमारे कैपेसिटेंस को डिसाइड करने का तरीका होता है। तो याद रख सकते हो ना आप कि हमारा C जो है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? हमारे कैपेसिटर के शेप पर, ठीक है, उसके डायमेंशंस पर, और दूसरा डिपेंड करता है वहां जो मीडियम प्रेजेंट है उसके ऊपर। क्लियर है? तो मैं ये पॉइंट यहां मेंशन भी कर देता हूं। C डिपेंड्स ऑन
C डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? फर्स्ट मैंने बोला डायमेंशन ऑफ द अरेंजमेंट, डायमेंशन ऑफ द अरेंजमेंट। और दूसरा क्या है हमारा? सेकेंड है हमारा मीडियम प्रेजेंट, है ना? वहां जो मीडियम हो, उस मीडियम, जो मीडियम वहां प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दो बातें अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेनी है। अब यहां से आ जाते हैं बच्चों फॉर्मूले की तरफ, जो फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं। जब कैपेसिटेंस के बारे में बात की गई ना, तो सबसे पहला शेप जो साइंटिस्ट के दिमाग में आया वो शेप था स्फेरिकल। नॉर्मली क्या होता है बेटा, कोई भी अगर आपको बोलता है कि ऐसा है कि दो मासेस रखी हुई हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस रखी हुई हैं, फोर्स लग रहा है, तो आप भी कौन सा शेप बनाते हो? आप खुद बताओ, है ना? एक स्फीयर बना लेते हो, एक गोला बना लेते हो और उसके बाद काम करते हो। तो ये जो है ना, ये नॉर्मल परसेप्शन है, और यही जो है साइंटिस्ट के दिमाग में भी पहले आई। और उन्होंने भी स्टार्ट कहाँ से किया? सबसे पहले स्टार्ट किया उन्होंने स्फेरिकल कंडक्टर से ही। उन्होंने माना कि हमारा जो कैपेसिटर है उसे हम एक स्फेरिकल कंडक्टर बनाकर काम करना शुरू करते हैं, देखते हैं उसका कैपेसिटेंस होगा कितना। सो व्हेन द कैपेसिटेंस वाज कैलकुलेटेड एट दैट टाइम, तो क्या निकल कर आया बेटा यहाँ पे कैपेसिटेंस? द कैपेसिटेंस वाज C इज इक्वल टू 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई R। ठीक है, क्या आया बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई R। आप यहाँ देखो R किस पे डिपेंड कर रहा है? R किस पे डिपेंड कर रहा है? डायमेंशन पे, शेप पे कर रहा है क्या? और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वहां के प्रेजेंट मीडियम पे। तो क्या जो हमने इनिशियली जो पॉइंट अपने दिमाग में रखा था वो यहाँ से निकल कर आ रहा है? तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही क्लियरली आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। दूसरा, जब कैपेसिटेंस किसी अर्थ के बारे में बात कर ली गई कि अगर हम अर्थ के कैपेसिटेंस को निकाल लें यहाँ पे, तो द वैल्यू विच केम इट वॉज इक्वल टू 711 माइक्रोफराड। कितने के बराबर निकल कर आया बेटा? 711 माइक्रोफराड के। फराड इज बेसिकली द यूनिट बाय विच यू आर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस। आप कैपेसिटेंस जिससे निकालते हो उसे आप क्या कहते हो? फराड कहते हो। और फराड जो है ना वो बड़ा यूनिट है। तो हम जो यूज में लेकर आते हैं जनरली वो कौन सी यूनिट लेकर आते हैं? माइक्रोफराड। एंड माइक्रोफराड इज नथिंग बट 10 टू द पावर -6 फराड। क्लियर है ये? तो मैं यहाँ पे 1 माइक्रोफराड को क्या लिख दूंगा बेटा? 1 माइक्रोफराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फराड। याद रहेगा ये भी? ये दोनों पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे बच्चों। आगे आते हैं, फिर यहाँ से आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ये जो कैपेसिटर था ना, आपने सोचो अर्थ के बड़े साइज का जो है एक कैपेसिटर ले लिया और उसके बाद भी उसका जो कैपेसिटेंस था वो कितना निकल कर आया? 711 माइक्रोफराड, विच इज वेरी स्मॉल, है ना? तो बाद में हुआ कि ऐसे अरेंजमेंट को बनाने से डायरेक्ट कोई फायदा नहीं है। अगर हम कोई आइसोलेटेड कंडक्टर ले लेते हैं और उसके बाद जो है उसके ऊपर कैपेसिटेंस देखते हैं तो वैल्यू बहुत कम आती है। वैल्यू अगर बहुत कम आएगी तो ये बहुत कम चार्ज, बहुत कम एनर्जी स्टोर कर पाएगा। इसलिए अगर मुझे ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है तो मुझे अरेंजमेंट बदलना पड़ेगा। और अरेंजमेंट होगा कैसा? दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कैसा, दिखता है कैसा है, इसके बारे में बात करें। ये देखो, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये उसके दोनों साइड्स हुए। एक साइड को आप क्या करते हो यहाँ पे? आप एक साइड को क्या करते हो? आप इसे अर्थड कर देते हो। ये क्या किया हुआ है बेटा? अर्थड किया हुआ है। अब देखो अर्थड करने से फायदा क्या क्या हुआ इसके बारे में बात करते हैं। हमने यहाँ पे C को किसके ऊपर डिपेंडेंट माना है? डेल्टा V के ऊपर डिपेंडेंट माना है ना? तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। अब अगर हम हर जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने लगे, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस। थोड़ा सा मुश्किल आता है हमारे लिए। तो मुश्किल को हमने थोड़ा हल कर दिया। हमने एक प्लेट के पोटेंशियल को क्या बना दिया? 0। तो अब जो दूसरे प्लेट का जो पोटेंशियल होगा, क्या वही हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमें आइडिया प्रोवाइड कर देगा? ऐसे आपको V1 माइनस V2 लिखना पड़ता। अब V2 0 हो गया, तो अब डेल्टा V को आप सीधे सीधे क्या लिख लोगे? V1 लिख लोगे। तो ये हमारा पहला काम इसने आसान कर दिया। दूसरा जो सबसे
इंपॉर्टेंट काम इसने आसान किया वो ये था कि अगर ऐसे अरेंजमेंट्स में आप चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, एक आपने सवाल कभी किया होगा कि हमारे पास मान लो कि दो प्लेट्स दिए हुए हैं, एक के ऊपर हमने चार्ज Q1 रखा है, दूसरे के ऊपर चार्ज क्या रखा है, Q2 रखा है, और इनको एक छोटे से डिस्टेंस पे हमने प्लेस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद चार्जेस आती कैसे हैं, आप अगर देखोगे आउटर साइड पे जो आपका प्लेट है वहां पे आपकी हाफ हाफ चार्जेस आ जाती हैं, है ना। टोटल चार्ज की क्या होती है, हाफ हाफ बाहर के प्लेट्स पे चली आती है, और जो थोड़ा बहुत इंडक्शन इफेक्ट है यहाँ पे, और चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल चार्ज था इसके ऊपर Q1, बाहर वाले प्लेट पे कितना चला आया, Q1 प्लस Q2/2, तो अंदर भी तो चार्ज रहा होगा ना, अंदर कितना चार्ज रहा होगा बेटा, अंदर जो चार्ज रहेगा यहाँ रहेगा वो Q1 माइनस Q2/2, और दूसरे वाले साइड में क्या रहेगा, ये Q2 माइनस Q1/2। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं बेटा, क्या ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसका फायदा कैसे उठाया, हमने बोला कि हमारा जो बाहर वाला साइड है ना वो क्या है, अर्थड है, तो हमने मान लिया ना ऐसा कि वहाँ जो भी एडिशनल चार्जेस होंगी वो सारी की सारी हमारे अर्थ से न्यूट्रलाइज कर दी गई हैं, मतलब एक साइड में क्या चार्ज आ गया आपका, जीरो, तो दूसरे साइड में भी बाहर वाले आउटर वाले प्लेट पे क्या आएगा, चार्ज जीरो, मतलब जो भी चार्ज रहेगा वो इस कैपेसिटर के इनर साइड के प्लेट्स पे होगा, आउटर साइड के प्लेट्स पे नहीं होगा। फायदा क्या हुआ, उसको टच करेंगे तो शॉक नहीं लगेगा, कोई चार्ज है नहीं एडिशनल, कोई शॉक लगेगा नहीं हमें, वो जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे कुछ एडिशनल इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगी। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो गए बिल्कुल। तो हर चीज का लॉजिक है, लॉजिक बस हमें ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लेंगे तो अपने आप अपना काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच को डिस्टेंस को हम लोग d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और मानते हैं यहाँ कहीं पे अभी कोई मीडिया प्रेजेंट नहीं है, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, कर सकते हैं ना, तो हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो कैपेसिटेंस निकल कर आता है इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू a डिवाइडेड बाई d के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम याद रख सकते हैं, c हमारे पास क्या निकल कर आएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट इनटू a डिवाइडेड बाई d। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है क्या यहाँ पे मीडियम को रिप्रेजेंट करने के काम आ रहा है, मीडिया को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो a/d हमारे पास है ये a/d किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे ये जो a/d है, ये जो a/d है हमारे पास, ये उसके डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो कि दो प्लेट्स हैं हमारी, एरिया तो सेम है बट डिस्टेंस उन प्लेट्स के बीच का क्या लिया है हमने, अगर बहुत ही कम ले लिया है, क्या किया है, बहुत ही कम ले लिया है, तो वैसे केस में हमारा ये जो एप्सिलॉन नॉट इनटू a डिवाइडेड बाई d वाली जो क्वांटिटी है ये क्या होगी, a/d वाली क्वांटिटी, ये एक बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करेगी, और बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करेगी तो हमें एक बड़ा कैपेसिटेंस यहाँ से देखने को मिल जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियरिटी आ गई बच्चों, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक। तो अब मैं इन दोनों अरेंजमेंट्स के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर ये दोनों प्लेट्स दी हुई हैं तो वैसे केस में यहाँ पे पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, अगर ये दो प्लेट्स दी हुई हैं, चार्जेस के बारे में बताया गया है, तो फील्ड क्या होगा, वहाँ पे फोर्सेस, ये दोनों प्लेट्स, एक पॉजिटिवली चार्ज होने वाला है, एक नेगेटिवली चार्ज होने वाला है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितना लगाएंगे। तीसरा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इस अरेंजमेंट में हम एनर्जी कितना स्टोर कर पाएंगे। तो ये 4 पॉइंट्स पे बेटा घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इन चारों पॉइंट्स को आपको बता देता हूँ, आप इसे डेरिवेशन मत समझना, मैं डेराइव नहीं कर रहा इसे, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, जिससे आपके सामने कोई नया सिचुएशन भी आए तो आप वहाँ घबराओ नहीं, आप आराम से उसे हैंडल कर लो। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से, ध्यान से देखते हैं बोर्ड की तरफ। हमारे पास मान लो ना कि ये कैपेसिटर का प्लेट दिया हुआ था दोनों, और हमेशा इसे फिक्स किया जाता है, फिक्स नहीं करोगे तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, क्या होगा, दोनों स्टिक कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों को आप फिक्स करके रखते हो, यहाँ हमने क्या किया, इसे अर्थ कर दिया, यहाँ चार्ज दिया हमने +q और दूसरे साइड पे चार्ज दिया हमने -q, डिस्टेंस d के बराबर दे रखा था, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा, a के इक्वल है। These things has been already given to us. Now what to do? We are starting from the first thing. हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से। इस केस में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ गई
तो फील्ड आप कैसे निकालोगे, कोई आइडिया है आपको? यहाँ फील्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो फील्ड की वैल्यू निकालने का सबसे इजी काम है बेटा, हम इन दोनों के कारण यहाँ पे फील्ड लिखेंगे, और हम जानते हैं अगर इसके ऊपर Q चार्ज दिया हुआ है तो जो इनके कारण फील्ड होता है इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। क्या सभी अग्री करते हो मुझसे? तो मैं यहाँ पे अगर फील्ड लिखूं इसके कारण तो राइटवर्ड होगा एंड इट्स वैल्यू इज Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। क्या ऐसा ही फील्ड इस माइनस Q चार्ज के कारण भी होगा? इसकी वैल्यू भी क्या सेम ही होगी, दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना? तो अगर मैं इसे प्लेट 1 कंसीडर कर रहा हूँ, इसे प्लेट 2 कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये 1 के कारण है और ये किसके कारण है? 2 के कारण है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो वी विल राइट द फर्स्ट पॉइंट E net in this case is equal to Q divided by 2A epsilon naught plus Q divided by 2A epsilon naught and it will give us the answer Q divided by A epsilon naught। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालने जा रहे हैं अब हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस। मेरा कुछ बच्चों से, आप बच्चों से सवाल है बच्चों, मुझे बताओगे इसका आंसर? क्या इन दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड जो होगा वो सेम होगा या अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग फील्ड मुझे देखने को मिलेगा? बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। सेम होगा या अलग अलग? दो ही चॉइस दिया है, दोनों में से आंसर देने में फिर भी घबरा रहे हो। क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि हमारे चार्ज, ये जो प्लेट्स हैं, इनके कारण फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। करता है क्या? नहीं करता। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो हर पॉइंट जहां पे भी यहाँ पे अंदर में लेना चाहोगे, हर जगह पे फील्ड क्या होना है आपका? सेम होना है। और फील्ड अगर हमारा यूनिफॉर्म है तो क्या हम डेल्टा वी को E इंटू डी लिख सकते हैं? सीधे सीधे E इंटू डी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली डेल्टा वी को क्या लिखेंगे? E मल्टीप्लाइड बाई डी। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? E मल्टीप्लाइड बाई डी के बराबर। E वॉज इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, इसको D से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्लियर है? और आप बताओ बेटा, क्या यहाँ से अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको दिखाई देना शुरू हो गया? अगर आप इस Q को इस डेल्टा V से डिवाइड करते हो तो बाकी जो बची हुई क्वांटिटी है एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ये भी ऊपर चली जाएगी, D जो है ये क्या होगी? नीचे चली आएगी, और हमारा आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई D। तो ये दोनों पॉइंट्स तो मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे आपको। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जिसे हम लोग कहते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। क्या कहते हो आप? फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। मैं यहाँ पे प्लेट्स के बीच में लगने वाले फोर्स की बात करने जा रहा हूं, ठीक है? अब देखो, फोर्स निकालने में भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम बोलते हैं फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। हमारे पास E दिया हुआ है ही, चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लिख देंगे। बट हम उससे गलत जगह पहुंचेंगे। जानते हो गलत जगह क्यों पहुंचेंगे? जब आप कहीं फोर्स लिखते हो तो क्या करते हो? मान लो मैं चार्ज हूं, मेरे ऊपर फोर्स लिख रहे हो, तो यहाँ पे जो फील्ड है वो फील्ड, और मुझसे उसे मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है ना। मेरे फील्ड को कंसिडरेशन में लेते हो क्या? नहीं लेते ना। मेरा फील्ड कहाँ कंसीडर किया आपने? नहीं किया ना। यहाँ जिस फील्ड में मैं रखा हुआ हूँ वो फील्ड और मेरे ऊपर का चार्ज मल्टीप्लाई होके मुझे फोर्स देता है ना। अभी जब हम ये Q बाई A एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं तब तो हम इन दोनों चार्जेस को भी कंसीडर कर रहे हैं ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए? अगर मैं मान लो प्लस Q पे फील्ड यहाँ पे फोर्स लिखना चाहता हूँ तो वहां फील्ड होना चाहिए माइनस Q वाला, और आप उसे मल्टीप्लाई किससे करोगे? प्लस Q के चार्ज से। अपने आप आपके पास आंसर आएगा। और ऐसे ही अगर मैं माइनस Q पे कहीं पे फोर्स लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं फील्ड लिखूंगा प्लस Q के कारण और उसे माइनस Q से मल्टीप्लाई करके अपने आंसर तक पहुंचूंगा। अग्री करते हो सभी मुझसे? तो अगर मैं यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, F का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, तो पहले लिखूंगा एक के कारण फील्ड, दैट इज Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। और इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? चार्ज से। कर सकते हैं ना? क्यों ही लिख देता हूं जब मॉडुलस की बात कर ही रहे तो Q से मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। और एक और खास बात बताऊं, इसको अगर सिग्मा के टर्म्स में लिखने की जरूरत पड़ी तो सिग्मा क्या Q बाई A होता है हमारा?
आप यहाँ से अगर उसे Q बाई ए लिखना चाहो तो आपके पास जो आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो हमें यहाँ पे याद रखनी चाहिए। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है? यहां से आप एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हो जिसे आप बोलते हो फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड इफ यू आर राइटिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। खास बात ये है कि यहाँ तो नहीं, लेकिन अगर कोई आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पूछता है उसका फॉर्मूला यही होता है। और देखो एफ बाई ए ऐसे भी क्या होता है, प्रेशर ही है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जब पूछा जाता है उसका फॉर्मूला यही निकल कर आता है। और दूसरी खास बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है मैथमेटिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो एनर्जी डेंसिटी के बराबर आती है। किसके बराबर आती है? एनर्जी डेंसिटी के। और एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू फिर आप यहाँ से आराम से बता सकते हो, वो भी कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। डन है बिल्कुल। तो यहाँ तक की बातें अगर हमें समझ आ गई हैं तो हम फोर्थ और लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट मेरे पास क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन दिस केस। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा बेटा, सॉरी मैं डिराइव नहीं कर रहा, मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, है ना। U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ सी। यह हमारे पास हमारा आंसर निकल कर आएगा। इसको और भी फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे हाफ ऑफ सी इंटू वी स्क्वायर। हम लोग इसको लिखते हैं हाफ ऑफ क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी। ये सभी के सभी आंसर्स हमारे किसके हैं, यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी के हैं। यहाँ पे Q चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, V किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और C से आप यहाँ पे कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब आप सीरीज, पैरेलल, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस की बात करते हो वहाँ पे इन एस्पेक्ट्स को आप दिमाग में रखते हो। जैसे मुझे अगर पता है कि सब सारे के सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ये हमें पता है ना। तो मुझे अगर कंपैरिजन करना होगा तो मैं सेकंड फार्मूला यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि V तो एक हट जाएगा ना सब जगह से, सिर्फ मैं C को कंपेयर करके अपना आंसर बता दूंगा। अगर कोई मुझे बोलता है कि हमारा जो कैपेसिटिंग प्लेट्स, हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, हर जगह चार्ज सेम होना है, चार्ज अगर सेम होना है तो क्या मैं फर्स्ट फार्मूला यूज कर सकता हूँ? Q हर जगह सेम होगा, इसके बारे में डिस्कशन की नीड ही नहीं होगी। क्या करेंगे हम, C को कंपेयर करेंगे और एनर्जी के बारे में आइडिया दे देंगे। तो ये चीजें दिमाग में होंगी तो हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो रिलेटिवली ईजियर हो जाएगा। होपफुली ये पॉइंट क्लियर है सभी को। बढ़ जाऊं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ अगले पॉइंट की। इस पॉइंट से भी जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान से दिमाग में बिठा कर रखना। जब हम एक कैपेसिटर को मान लो चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज करने के बाद वहां पे दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने डिस्कशन के लिए होते हैं। पहला, आप उसे चार्ज कर रहे थे, चार्ज कर चुके हो, और मान लो उसके कैपेसिटर के प्लेट्स को आपने दूर दूर रख दिया, तो वैसे केस में उसके चार्ज पे, पोटेंशियल पे, इन सब पे क्या फर्क पड़ेगा आपको आइडिया देना होता है। और दूसरा हमसे पूछते हैं, मान लो कि उसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक ही डाल दिया, उसके बाद हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो डाइलेक्ट्रिक तो अभी पढ़ाया नहीं है तो उसके ऊपर वाला क्वेश्चन पे मैं नहीं आता, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट तो आपको जरूर मैं बता देता हूं जो हमेशा ध्यान में रखने का है। अगर मान लो हम कैपेसिटर को लिए हुए हैं यहाँ पे, और इस कैपेसिटर में हमने क्या किया है, हमने इसके डायमेंशंस में कुछ चेंजेस लाए हैं। मान लो इन प्लेट्स को हमने जो है ना थोड़ा सा अवे ले जाने की कोशिश की है। तो दो सर्कमस्टांसेस हमारे सामने बन सकती हैं। पहला होता है हमारा, जहां हम यही काम कर रहे हैं, मतलब इन प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, है ना। इन प्लेट्स के बीच का आप क्या कर रहे हो बेटा, आप इन प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो। यहां पे आपने बढ़ा दिया है मान लो, ठीक है। लेकिन दोनों जगह कंडीशंस अलग अलग हैं। पहली बार हमने जब ये काम किया है तो हमने ये ध्यान रखा है कि सोर्स वाज कनेक्टेड। सोर्स क्या था हमारा, यहां पे कनेक्टेड था। और दूसरी बार जब हमने यही काम किया है तो हमने लिखा है सोर्स वाज नॉट कनेक्टेड। सोर्स वाज नॉट कनेक्टेड। अब मेरा आपसे एक छोटा सा पॉइंट है, ये दोनों चीजें करने से हमें फर्क क्या पड़ने वाला है, हमारे पास हमारे आंसर्स में क्या फर्क आने वाला है।
तो बहुत सिंपल सा आंसर में फर्क आएगा बेटा। सुनो मुझे ध्यान से, मैंने बोला पहले इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, d के बराबर था। हमने बढ़ा के मान लो इसके डिस्टेंस को क्या कर दिया, 2d के इक्वल कर दिया। यहाँ भी पहले से ये d के बराबर था, आपने बढ़ा के अब इसे क्या कर दिया, 2d कर दिया। बट इन दोनों केसेस में एक में हमने सोर्स को कनेक्ट करके ये काम किया, दूसरे में हमने सोर्स को डिस्कनेक्ट करके ये काम किया। तो जब हमारा सोर्स कनेक्टेड है तो आप वहां पे क्या मेंटेन किए हुए हो बताओ। बाहर से जिसने भी उसे एनर्जी देनी शुरू की है, जो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे है, क्या वो मेंटेन रहा है। तो यहाँ पे जब हम पहला पॉइंट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं ऐसा कोई भी केस होगा तो वैसे केस में v की वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। आप बताओ c के साथ क्या है बेटा, c का क्या हुआ होगा, c में आपने इसे 2d बना दिया है तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू a डिवाइडेड बाई d होता है। अब ये 2d हो गया है तो क्या जो c की नई वैल्यू आई है क्या ये c/2 के बराबर रही होगी, ऐसा आप कह सकते हो। तो थर्ड जो पॉइंट यहाँ आता है दैट इज इक्वल टू चार्ज। मैं बोलूंगा चार्ज जो यहाँ हुआ होगा वो हमारे q डैश जो रहा होगा वो q/2 के बराबर रह गया होगा। क्यों, पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल क्या था यहाँ, सेम था। आपने कैपेसिटेंस बदल दी तो क्या अपने आप इसका इसके ऊपर स्टोर्ड जो चार्ज होगा वो अपने आप चेंज हो गया होगा। तो ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब यही चीज जब मैं सेकंड केस में करता हूं तो ऐसे में सोर्स कनेक्टेड है नहीं हमारे साथ, तो सोर्स अगर कनेक्टेड ही नहीं है तो क्या सेम रहेगा वहां पे, जो आपने उसे चार्ज दे दिया है क्या वो चार्ज फ्लो करेगा, अब कहीं फ्लो नहीं करेगा ना, वो चार्ज तो वहीं का वहीं रह गया अब तो वैसे केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो न्यू चार्ज है q डैश ये किसके बराबर होने वाला है, यहाँ पे q के बराबर। और अगर ऐसा है और हमारा कैपेसिटेंस जो है वो c/2 हो गया है तो हमारा थर्ड पार्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा इसका, q इज इक्वल टू होता है हमारा cv या v इज इक्वल टू हमारा होता है q/c। c को अगर हमने आधा किया है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप इसका डबल हो गया होगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे v डैश की वैल्यू क्या होनी है, 2v के बराबर होनी है। तो ये जो एस्पेक्ट है ये ध्यान रखने के हैं। सोर्स कनेक्टेड है तो क्या सेम, पोटेंशियल सेम। अगर सोर्स डिस्कनेक्टेड है तो क्या सेम, चार्ज सेम। क्यों है सेम, क्या ये लॉजिक भी क्लियर है आप सभी को, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक अगर हमें क्लियरिटी आ गई है, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आपको थोड़ा यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ मैं, ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, पहले अब जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को निपटा लेते हैं, थोड़ा सा अंदर से हमें भी संतुष्टि आ जाएगी। पहला है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय, क्या आंसर आना चाहिए, कौन सा, ऑप्शन डी। कुछ सोचने की जरूरत है क्या, हमने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है ना, Q होता है, U होता है हमारा हाफ CV स्क्वायर Q²/2C या हाफ Q इंटू V, उनमें से जो भी यहाँ पे चॉइस दिया हुआ है कोई एक चॉइस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा, यहाँ पे इस सवाल को देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, पोटेंशियल भी दिया हुआ है, हमें बताना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या होने वाला है, ठीक है, हमें क्या बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा। आपसे एक छोटा सा सवाल है, हमने आज ये निकाल कर अभी देखा था ना, क्या फॉर्मूला हमने देखा था बेटा F का, बताओ, Q² डिवाइडेड बाई 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही देखा था ना। क्या Q को हम लोग CV लिख सकते हैं, क्योंकि सारे आंसर C और V के फॉर्म में है, Q को CV लिख सकते हो, तो अपने आप यही चीज क्या बन जानी है, C² V² डिवाइडेड बाई 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या ये भी लिखने में कोई परेशानी है बच्चों, से यस और नो। आप नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताओ, C का फॉर्मूला क्या हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू a डिवाइडेड बाई d होता है क्या। आप यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट a की वैल्यू को लिखना चाहो तो यू कैन राइट द एप्सिलॉन नॉट इंटू a इज नथिंग बट c मल्टीप्लाइड बाई d। अग्री करते हो। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मानूं और इसे इक्वेशन 2 मानूं, 2 को क्या हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप 2 को जैसे ही 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे व्हाट यू विल गेट एज अ रिजल्ट, ध्यान से देखकर बताओ, f इज इक्वल टू C² V² डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a को क्या लिख दोगे आप, c इंटू डी लिखोगे क्या, ये हो गया हमारे पास c इंटू डी। एक c तो आपका कैंसिल हो गया,
आपके पास आंसर आ गया CV² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ डी। कोई चॉइस मैच कर रहा है क्या? कौन सा चॉइस मैच कर रहा है? डी। टफ है क्या? सो इट इज जस्ट अ कन्वर्जन। हमें अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले के बाद कुछ नया नहीं आने वाला। क्या होगा? उसी को ट्विस्ट करके घुमा के पूछ लेंगे। कोई बात नहीं है, उनको घुमाना आता है तो हमें भी आता है, हम लोग भी घुमा लेंगे थोड़ा सा। डन है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया हमारे पास? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। यहां से हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेटा नेक्स्ट पार्ट हमारा, जहां पे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। अभी हमने दो अरेंजमेंट्स की बात की थी, सीरीज, पैरेलल, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज किए थे ना। यहाँ पे अब हम लोग उन्हीं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस करना चाहते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है, पहले मैं यहाँ से आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, अगर मैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे कुछ कैपेसिटिंग प्लेट्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं जिससे क्या हो जाए, जिसमें एक का नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट के साथ हमारा कनेक्टेड रहे। ठीक है? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं ओवरऑल, तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे पास V नेट के बराबर है, तो यहाँ जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे पहले प्लेट के अक्रॉस, फिर ऐसे ही दूसरे के अक्रॉस, फिर ऐसे ही तीसरे के अक्रॉस, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके सामने निकल कर यहाँ पे आएंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस कॉरेस्पॉन्डिंगली V1, V2 और V3 होंगे, और जिन तीनों का सम हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? V नेट मिलेगा। ऐसे अरेंजमेंट्स में हमेशा चार्ज का फ्लो सेम होता है। चार्ज जो भी फ्लो कर रहा है इस सर्किट में वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आपको याद करने के 3 पॉइंट्स। पहला, अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ, पॉजिटिव प्लेट किससे जुड़ा हुआ होगा? बगल वाले के नेगेटिव प्लेट से। दूसरा पॉइंट क्या था आपका? सेकेंड पॉइंट था कि ऐसे केस में हमेशा इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस ऐड होके मुझे नेट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। और थर्ड क्या है हमारा? कि चार्ज का फ्लो जो होगा वो तीनों के तीनों कैपेसिटर्स में एक जैसा होगा। अगर हम ये मानते हुए इसके किसी सवाल को अब सॉल्व करने चाहें, हम चाहें कि यहाँ C इक्विवेलेंट हम निकाल लें, इसको हम लोग C1 माने, इसको C2 माने और इसको C3 माने। नाउ आई वांट टू फाइंड द C इक्विवेलेंट, व्हाट आई शुड डू? तो मैं यहाँ बहुत सिंपली कहता बेटा कि हमारा डेल्टा V नेट जो होगा, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 के बराबर होगा। और डेल्टा V को क्या हम Q/C कह सकते हैं? सही बोल रहे हो? बोलो। Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q इज इक्वल टू होता है हमारे पास CV। तो V की वैल्यू क्या हो गई? Q/C। और Q हर जगह हमने क्या लिया था? सेम। तो मैं यहाँ लिखूंगा इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस Q डिवाइडेड बाई C2 प्लस Q डिवाइडेड बाई C3। Q को तो हटा दिया बेटा यहाँ से, और हमारा आंसर आ गया 1/C पैरेलल इज सॉरी C सीरीज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आगे से इसे आप एज अ फॉर्मूला याद रखना, ये आपको एज अ फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अभी हमने किसकी बात की बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन की। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं यही सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहा हूं आपसे और बोलूं n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं मेरे, सबके सब आइडेंटिकल हैं और सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका C इक्विवेलेंट क्या होगा? तो आप क्या आंसर करोगे मुझे? n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, C कैपेसिटेंस का, सीरीज में लगे हुए हैं, क्या होगा C इक्विवेलेंट? C/n, है ना? यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे? n/C। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका? C/n। तो ये याद रखना कि सीरीज में लगे हैं तो क्या हो जाएगा? 1/n टाइम्स आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरे पार्ट पे आते हैं। सेकेंड है मेरा यहाँ पे क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? दूसरा पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बात किसकी करने वाले हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो फिर से आपकी मदद चाहिए।
इस बार बताओ बच्चों क्या क्या सेम रहना चाहिए। पहले तो अरेंजमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो अरेंजमेंट ले लेते हैं पहले। इस बार हमारा पॉजिटिव प्लेट क्या पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव प्लेट्स क्या नेगेटिव के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक काम तो समझ में आ गया, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इस बार अगर आप यहां से कुछ Q चार्ज भेज रहे हो तो क्या वो Q1, Q2 और Q3 में ब्रेक हो गया होगा। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस क्या है, सेम है। तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस सेम। दूसरा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। नेट चार्ज कैसे पाएंगे, इंडिविजुअल चार्जेस के सम करने से। ये दोनों चीजें क्या हमारे आंसर को बताने के लिए सफिशिएंट है। बहुत बढ़िया बेटा। तो मैं यहाँ पे अब आंसर लिखता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे हमारा जो Q नेट है इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। और Q का फॉर्मूला होता क्या है, CV। तो आप यहाँ पे लिखोगे आपका C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू C1 इंटू V, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V होगा। V को हटा दिया हर जगह से, हमारे पास आंसर क्या आ गया, C पैरेलल इज इक्वल टू सिंपल सम ऑफ C1 C2 एंड C3। क्या ये भी मुश्किल है बच्चों, है नहीं। तो ये पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, दिमाग में बिठाकर रखने हैं। इस केस में पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल आपका डिवाइड हो रहा है। सेकंड जो हमारा केस है यहाँ पे हमारा चार्ज डिवाइड हो रहा है। पहले केस में हमारा चार्ज जो है सेम है, दूसरे केस में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है। ये बात हमें याद होनी चाहिए। मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ आपको, 1 मिनट ले लो। मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आपसे सॉल्व करा के दिखा देता हूँ, जो कि मोस्टली जो है ना, मोस्टली मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, उस क्वेश्चन को यहाँ पे करके हम लोग देख लेते हैं। हमें मान लो बेटा यहाँ पे कुछ प्लेट्स इस तरीके से दे दी गई हैं पैरेलल में। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिया ना, इस तरीके से कुछ प्लेट्स हमारे पास हैं। ये क्या दे दी गई है मुझे, यहाँ पे यूं पैरेलल में दे दी गई है। क्या हो गया, हाँ एक और बना देते हैं, एक और ले लिया जाए। बोला गया कि ये सभी के सभी प्लेट्स जो है ना, ये इक्वी डिस्टेंट हैं, आइडेंटिकल हैं बिल्कुल। सबके सबके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, d के बराबर, और एरिया भी सबका सेम है। बट किया क्या इन्होंने, इस प्लेट को यहाँ पे लाकर कनेक्ट कर दिया, इस प्लेट को यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट को मान लिया B और इसे क्या मान लिया यहाँ पे A। हमसे बोला गया कि इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल कर बता दो। आपको एक और चीज बता दी गई है कि यहाँ पे C की वैल्यू को आप एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई D से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, CAB की वैल्यू पूछी गई है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, और सीखने वाला है। मैं एक तरीका, एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, वो ट्रिक सीख जाओ, फिर मजा आएगा आगे, फिर कभी ऐसे क्वेश्चंस में फंसोगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो तरीका यूज करते हैं उसे कहते हैं हम लोग पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या कहते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, जहां पे हम इंडिविजुअल पॉइंट्स के पोटेंशियल को लिखते हैं और पोटेंशियल के हेल्प से हम उन कैपेसिटर्स को सीरीज या पैरेलल में अरेंज करते हैं। ठीक है, और एक बार जब वो रीअरेंज हो जाएंगे तो फिर क्या सर्किट को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल काम है, नहीं है ना। फिर हम सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां स्टार्ट करता हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में इस वाले को, फर्स्ट वाले के पोटेंशियल को A लिखूं तो कोई दिक्कत है, और A ये जो प्लेट है ये फोर्थ प्लेट से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल भी अपने आप क्या हो गया, A के इक्वल हो गया क्या। अब आगे आते हैं, ये जो पॉइंट दूसरा हमें दिख रहा है ये B पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि ये B से कनेक्टेड है, तो अपने आप इससे कनेक्टेड दूसरा प्लेट जो होगा क्या वो भी B पोटेंशियल पे हो जाएगा। से यस और नो। अब इस लास्ट वाले का मुझे पता नहीं है, तो मैं इसे मान लेता हूं कि ये कुछ
बीच का पॉइंट होगा, ये दोनों टर्मिनल्स हैं, तो ये जो है ये कोई बीच का पॉइंट होगा, इसके पोटेंशियल को सी अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। आपका मन हो एक्स मानने का तो आप एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। अब मुझे इसे रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करने के लिए टर्मिनल्स कौन से हैं बेटा, हमारे पास ए एंड बी, तो ए और बी को बना दिया, और इनके बीच का पॉइंट कौन सा लिया है आपने, एक्स, तो यहाँ पे एक एक्स लगा दिया। अब आगे की बात शुरू करते हैं। पहला कैपेसिटर किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, किसके किसके बीच में लगा हुआ है, ए और एक्स के बीच में लगा हुआ है क्या, तो एक कैपेसिटर क्या मैं ए और एक्स के बीच में बना सकता हूं। हमारा दूसरा जो है वो किसके किसके बीच में है, एक्स और बी, तो क्या एक्स और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा सकता हूं। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड और फोर्थ, क्या ये ए बी पोटेंशियल के बीच में लगे हुए हैं, और ए बी पोटेंशियल के बीच में लगने का मतलब क्या है कि इन दोनों कैपेसिटर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कह सकते हो ना, इन दोनों कैपेसिटर्स के लिए क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो दोनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में, तो क्या मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड मान सकता हूँ क्या, से यस और नो, इन दोनों को हम आराम से पैरेलल में कनेक्टेड मान सकते हैं। अब बताओ क्या अब आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है। ए और बी जो है, ए और बी जो है ये दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लगे हुए थे, ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड कैपेसिटर, ये थर्ड कैपेसिटर और ये फोर्थ कैपेसिटर। हमने यहाँ भी यही दिखाया बेटा, 1 ये 2 ये 3 और ये क्या है 4 है, तो 3 और 4 हमारा सेम पोटेंशियल के बीच में लगा है, इसलिए आपने उनको सेम पोटेंशियल के बीच में लगाया, और सेम पोटेंशियल के बीच में लगने का मतलब हुआ कि वो पैरेलली कनेक्टेड हैं, इसलिए हमने उन्हें क्या कर दिया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। अब आप आंसर बता सकते हो मुझे, बिल्कुल सही बोल रही है। हम लोग अगर इन दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर वाले इन दोनों कैपेसिटर्स की बात करें तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, क्या 2C आएगा, सी सी आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐड करके आंसर करोगे। ये दोनों सी आपस में क्या है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है क्या, ये दोनों अगर आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C/2 होगा क्या, और ये C/2 और ये 2C आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्या आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो ऐड करके आंसर कोट कर दोगे, आपका आंसर क्या होगा बेटा, CAB is equal to 5C divided by 2। Is this one is okay to everyone? क्लियर है। तो ये एक तरीका है बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, मैंने एक रैंडम सा क्वेश्चन लेके आपको बताया है, आप इसे ट्राई करके देखना, अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। सिर्फ यही नहीं, कोई उलझा हुआ सर्किट भी होगा ना, वैसे क्वेश्चन को भी ये सुलझाने में काम आएगा आपको। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। क्या सिमेट्री से, यहाँ कैसे, अभी पहले सिमेट्री बनाओगे ही कैसे तुम, जब सर्किट ही अभी पता नहीं है तो बनाओगे कैसे, पहले तो इसको सिंपलर सर्किट में डालोगे ही ना, उसके बाद की बात करेंगे, बात के लिए कोई हाई फाई चीज लगाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे बेटा, मैक्सिमम जो पूछा जाएगा ना सर्किट में भी, जो ये सिमेट्री की बात कर रहा है, तो इतनी भारी भरकम चीजें नीट के बच्चों से पूछी जाती नहीं है। ठीक है, आपसे बहुत ज्यादा पूछ लेंगे ना तो नोड जो ओपन होता है ना वो वाला कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, बहुत ज्यादा पूछने का मन करेगा उनका तो आपसे क्या पूछ लेंगे, आपसे सिंपल वे में व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड वाला फॉर्म पूछ लेंगे, और कुछ नहीं आने वाला आपके पास। ये ज्यादा चिंता नहीं करनी है, आराम से आपके सॉल्व करने लायक ही क्वेश्चंस होंगे आपके पास। तो यहाँ से बच्चों एक सवाल हम लोग जल्दी से अब सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग आंसर बताओगे मुझे अच्छा लगेगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। बोलोगे सर इन सवालों को तो पढ़ने में ही ज्यादा समय लग जाता है, सॉल्व करने में कम लगता है, पढ़ने में ज्यादा लगता है, सही बोल रहा हूं ना। देखो तो पढ़ने की स्पीड तो जो है सो है, वो अब हम बदल सकते नहीं है, घबराना नहीं है बस। क्या बेटा, बी,
हाँ आंसर तो बी ही दिख रहा है मुझे, बी ही आ रहा है। सही है बेटा। हाँ तो मैं ये बोल रहा था आपको कि आंसर मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस को देखकर कभी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि होती क्या है ना बातें, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी होता है, आप आंसर्स तक बहुत आराम से पहुंचते हो। बस आप पढ़ने के आलस में या पढ़ के थोड़ा सा गड़बड़ी में कुछ गलत इंटरप्रेट करके गलत कर जाते हो। तो पेशेंसली पढ़ना है, 1 मिनट टाइम होता है हमारे पास। आप देखो 1 मिनट से ज़्यादा समय लगता भी नहीं है। हम एक बार कोशिश करके देखते हैं, शुरू से कोशिश कर रहे हैं बेटा, है ना। मैंने देखो यहाँ पे एक टाइमर अभी ऑन किया है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पढ़ो। A series combination of N1 capacitors each of value C1 is charged by a source of potential difference 4V। सीरीज कॉम्बिनेशन है, N1 कैपेसिटर्स हैं, C1 क्या है उसका कैपेसिटेंस है। तो क्या मैं यहाँ पे C सीरीज की वैल्यू को आराम से C1 बाई N1 लिख सकता था? कोई दिक्कत थी? मैं यहाँ पे अगर इस पे एनर्जी स्टोर्ड की बात करता, U1 की बात करता, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई C1 बाई N1 मल्टीप्लाइड बाई 4V का होल स्क्वायर ले सकता था क्या? यह हमारे पास पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरे साइड आते हैं बेटा, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में N2 कैपेसिटर्स को लेते हैं, C2 जिसका क्या है हमारे पास, C2 जिसका क्या है हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस दिया हुआ है। अगर हमने इसको चार्ज किया है किसी पोटेंशियल सोर्स से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो क्या होगा? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले Cp लिखता हूँ। Cp को क्या मैं N2 इंटू C2 लिख सकता था? नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखते हैं, U2 की वैल्यू, इट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई N2 इंटू C2 मल्टीप्लाइड बाई V स्क्वायर। क्या ये दोनों से आप अग्री करते हो? और ये दोनों एनर्जीज बराबर है ना। तो अगर मैं हाफ और V स्क्वायर को हटा दूं यहाँ से, तो क्या हमारे पास 16 C1 बाई N1 सीधे सीधे यहाँ से N2 इंटू C2 के बराबर होगा क्या? और अब यहाँ से अगर अब मैं चॉइसेस को सेलेक्ट करना चाहूँ, तो क्या मैं अब अपने आंसर को आराम से बता सकता हूँ? मुझे C2 को बताना है किसके टर्म्स में, C1 के टर्म्स में। तो C2 की वैल्यू क्या हो जानी है, 16 टाइम्स ऑफ C1 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2। मैं यहाँ स्टॉप कर दे रहा हूँ। मैंने आपको पढ़ के समझाया, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, आपको समझाया और उसके बाद सॉल्व किया, फिर भी देखो टाइम कितना लगा, 1 मिनट 48 सेकेंड। आराम से करते हुए बेटा। इससे इजी वे में तो मैं करके नहीं दिखा सकता था ना आपको, मैंने एक एक चीज करके दिखाई आपको, उसके बाद भी इतना समय लगा। अगर हम एग्जाम में करें तो 1 मिनट में नहीं हो जाएगा क्या? होगा या नहीं होगा? तो घबराना नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम आराम से उस सफिशिएंट टाइम को यूज करते हुए आंसर तक आ सकते हैं। बेटा बी नहीं है बेटा, आंसर डी है, ठीक है ना। आंसर क्या है इसका, डी चॉइस आ रहा है, तो डी चॉइस हमारा आंसर है, हम डी पे टिक कर सकते हैं। डन है, क्लियर है बिल्कुल। चलो फिर तो यहां से अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है बेटा, इस सवाल को हम लोग एक बार देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको बोला गया है यहाँ पे कि हमारा एक नेटवर्क है 4 कैपेसिटर्स का, C1 C2 C3 C4, सबकी वैल्यू भी दी गई है, सबको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। आपको C2 और C4 पे चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ होगा इसके बारे में बात करनी है। C2 पे और किस पे बेटा, C4 पे। क्या C4 इस ऊपर वाले पूरे अरेंजमेंट के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है? से यस और नो। तो अगर यहाँ से कुछ चार्ज Q चला होगा हमारा, तो ये चार्ज Q कुछ Q1 ऊपर चला गया होगा और Q4 हमारा राइटवर्ड चला गया होगा। क्या ऐसा आप अग्री करते हो? तो मुझे तो बस इन्हीं दोनों का रेशियो बताना है ना, हाँ या ना, हाँ या ना। मुझे यहाँ पे जो बताना है वो बताना है यहाँ पे सिंपल Q1 डिवाइडेड बाई Q4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या सेम होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम होता है। चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? सवाल आता है ना कि V अगर सेम है तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, है ना। तो अगर V सेम है तो हम जान सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि Q हमारा C इंटू V के बराबर होता है। तो अगर V सेम है तो हम लोग डेल्टा V की वैल्यू को आराम से Q बाई C लिख सकते हैं। तो कैपेसिटर्स के जस्ट कैपेसिटेंस की तरह ही आपका चार्ज भी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होना है। Q की वैल्यू C इंटू डेल्टा V होनी है,
होनी है या नहीं होनी है? इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकाल लूं और उसका रेशियो लिख दूं तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? से यस और नो। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? Q1 बाई Q4 इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिखूंगा C इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट? C1 C2 एंड C3, और नीचे क्या लिखोगे बेटा आप? C4। क्या आपका आंसर आएगा? अब C इक्विवेलेंट क्या आपके लिए निकालना मुश्किल है? एक आपका एक C है, दूसरा 2C है, तीसरा 3C है। तो मैं यहाँ लिखता 1 बाई सी सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई 2C प्लस 1 बाई 3C। ये वैल्यू हो गई 6C, 6 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6C डिवाइडेड बाई 11। अगर मैं यहाँ पे CS की बात करता हूँ तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ऊपर लिख दिया 6C बाई 11, नीचे लिख दिया हमने 4C। C से C कैंसिल हो गया, आंसर आ गया मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 22। क्या कहीं पे कोई चॉइस है बेटा? बी चॉइस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमें पूरा सवाल नहीं सॉल्व करना है, अपना थोड़ा सा स्किल्स लगाना है। स्किल मैंने क्या लगाया यहाँ पे? यही बोला ना कि चार्ज जो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ होगा वो चार्ज इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऊपर तो तीनों कैपेसिटर्स में सेम चार्ज जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? अलग चार्ज होगा। तो मैंने ऊपर वाले का इक्विवेलेंट निकाला, नीचे वाले का इक्विवेलेंट निकाला, रेशियो ले लिया, तो क्या अपने आप चार्ज का रेशियो आ जाएगा। और वही क्या हमसे पूछा गया है। डन है बिल्कुल। बढ़ जाऊं आगे, मैं यहाँ से बढ़ूं आगे बढ़ते हैं यहाँ से बेटा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब ये सवाल मैं ऐसे आपको दिखा तो दे रहा हूँ, बट ये दिखाने का बस एक छोटा सा पर्पस है कि ये जो अरेंजमेंट है, ऐसे अरेंजमेंट को आप व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हो। क्या कहते हो? व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा न देकर आपको यूं भी अरेंजमेंट दे सकते थे। ये भी सेम ही सर्किट है बेटा। ये क्या है आपके पास? 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये क्या दिया गया है? 20 है। हमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है, ऐसा ही सवाल है। और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, दीज व्हीटस्टोन ब्रिज आर, कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड वाले हैं। हम बोलते हैं यहां से अगर चार्ज निकला होगा तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, और यहाँ पे जब ये मिल रहा होगा तब भी दो इक्वल पार्ट में मिल रहा होगा। तो अगर Q/2 चार्ज यहाँ से चला है तो Q/2 चार्ज ही इधर भी फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इस कैपेसिटर में किसी तरीके का चार्ज का फ्लो है क्या? आंसर है नहीं। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इनके बीच में किसी तरीके के चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और ये हो जाएगा हमारे लिए यूजलेस। और अगर ये यूजलेस हो गया तो क्या अब इसे सॉल्व करना मुश्किल है? ऊपर वाले दोनों 6 वाले जो हैं, ये दोनों आपस में क्या सीरीज में कनेक्टेड हैं? क्या इनका इक्विवेलेंट 6/2 3 होगा? और 3 और 3 आपस में क्या है बेटा? पैरेलल में कनेक्टेड है क्या? तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो 3 और 3 पैरेलल में अगर लगे हैं तो क्या आंसर आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्या 6 आंसर दिया हुआ है? कहीं दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? 6 को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या हमारे लिए मुश्किल है ये? बोलो यस और नो। आराम से कर सकते हैं। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आया, कोई टफ वाली बात नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि इस एंड को पकड़ो, इस एंड को पकड़ो, खींच दो, देखो ऐसा बन जाएगा। बनेगा ना? और ऐसा बन गया तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा, कहीं से कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। आगे मैं यहां से बात हूं बच्चों इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे, कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स का क्या इफेक्ट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, समझ लेते हैं इसे भी। यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान से देखो। हमारे पास मान लो कि ये दो कैपेसिटर प्लेट्स दिए हुए हैं, और बीच में क्या किया है? बीच में क्या किया है हमने? बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है। ये मान लो हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक आपने लिया है, इसके थिकनेस को मुझे T बताया गया है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर है। आप सभी से मैं एक पॉइंट तो डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी ना, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था, कि एप्सिलॉन R ही क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये तो आप सभी को बता चुका ना मैं। ओके, तो उसी पॉइंट को यहाँ पे भी दिमाग में रखना, काम आएगा यहाँ पे भी। अब अगर मैं सोचो, यहाँ मैं बोलता है कि ऐसा है बच्चों
कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम होगा, आपसे सवाल पूछूं तो आप क्या बोलोगे? ये अगर ए पॉइंट है और ये टू पॉइंट है, तो 1 पे और 2 पे हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? क्यों अलग अलग होगा? एक जगह मीडियम नहीं है, वहां फील्ड ई होगा, और जहां मीडियम है वहां ई बाई के होगा। क्या सभी अग्री करते हो? तो इन दोनों जगह फील्ड अलग है। तो अब जब मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जाऊंगा तो क्या इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा? तो मैं यहाँ पे जब डेल्टा वी लिखूंगा बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा E1 मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस टी, क्योंकि यहाँ पे E1 फील्ड कितनी दूरी तक है? पूरा d डिस्टेंस था, t तक हमारा डाइलेक्ट्रिक है, तो बचा हुआ स्पेस कितना हुआ? d माइनस टू, डी माइनस टी, उसमें क्या है हमारा? E1 फील्ड है। प्लस मैं दूसरा पॉइंट लिखूं E2, तो वो फील्ड कितनी दूरी तक है हमारा? t थिकनेस तक है। आराम से लिख सकते हैं। अब दोनों फील्ड की वैल्यू को कोट कर देते हैं, q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई d माइनस टी प्लस q डिवाइडेड बाई k टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई t। व्हेन यू अरेंज दिस, जब आप इस पूरे को अरेंज करोगे बेटा, आपके पास जो आंसर आएगा, दैट आंसर इज c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू a डिवाइडेड बाई d माइनस t प्लस t बाई k। आप इसे याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा जगहों पे ये काम आता है आपके। ठीक है, याद रख सकते हो आप सभी इसे? जल्दी से यस और नो याद रख सकते हो? अब यहां पे हमसे पूछा जाता है, इफ फुल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय डाइलेक्ट्रिक, अगर पूरा स्पेस जो है ना वो डाइलेक्ट्रिक ने ही ऑक्यूपाई कर लिया, तो क्या t की वैल्यू d के बराबर हो जाएगी? पहला टर्म गायब हो जाएगा, तो c डैश जो यहाँ पे निकल कर आएगा, इट विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू a डिवाइडेड बाई d के बराबर होगी। मींस आपका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? हमारा k टाइम्स हो जाएगा, k गुना बढ़ जाएगा वहां पे। ये बात भी अपने दिमाग में होनी चाहिए। तो ये भी क्लियर है। अब इसके कुछ कॉम्बिनेशंस हमसे पूछे जाते हैं। इसके क्या किए जाते हैं? इसके कुछ कॉम्बिनेशंस हमसे पूछे जाते हैं। ओहो सॉरी, इसमें चेंज नहीं होगा। इसके कुछ कॉम्बिनेशंस हमसे पूछे जाते हैं। उन कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल होते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती। आप बस एक बार बोर्ड पे देखो, आपको भी समझ में आएगा, है ना? आप भी क्या करो बेटा, बोर्ड पे देखो, अभी आपको भी समझ में आएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मान लो कि एक कैपेसिटर दिया हुआ है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक को कुछ इस तरीके से प्लेस कर रहा हूँ। एक डाइलेक्ट्रिक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या आप सीरीज कॉम्बिनेशन मान सकते हो? आप बोलोगे कैसे सर? सिंपल है बेटा, अगर मैं एक कैपेसिटर यूं मान लूं, तो दूसरे को कनेक्ट करने के लिए क्या मुझे ये अरेंजमेंट यूज करना पड़ेगा? और एक का नेगेटिव क्या दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है? तो क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है? यहां से जो चार्ज होगा वो आगे की ओर सीधा फ्लो करता चला जाएगा क्या? से यस और नो होगा हमारा। तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर इसी जगह पे मैं थोड़ा सा चेंज करूं इसे, मैं बोलूं कि ये हमारे पास मान लो एक कैपेसिटर है दिया हुआ, ऊपर मेरा मीडियम दिया हुआ है, नीचे ये मीडियम गिवन है, क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूं? तो यहाँ भी आंसर है यस। मैं बोलूंगा यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटर्स को बदलूं तो आराम से यूं इसे चेंज करके आपके सामने दिखा सकता हूं। और ये क्या इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करेगा? तो आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप यहां से भी समझ सकते हो। आप अपने कैपेसिटेंस को, ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ कैपेसिटर है, उसको आप 2 पार्ट 3 पार्ट अकॉर्डिंग टू नीड आप चेंज कर सकते हो और उसके बाद उसे सॉल्व कर सकते हो। डन है बच्चों? तो यहां से अब मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूं, नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं। यहाँ पे देखो एक छोटा सा सवाल दिया गया है, इस सवाल के आंसर को जल्दी से निकालते हैं। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर गिवन है, जिसमें ऑयल जो है ना उनके प्लेट्स के बीच में पड़ा हुआ है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया गया है? 2। बोला गया है हैज अ कैपेसिटेंस C, इफ द ऑयल इज रिमूव्ड देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स। तो ऐसे केस में हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा ये बताना है। क्या हो जाएगा? क्या होगा? C होगा। आंसर तो D दिया हुआ है, ऐसा क्यों भाई? आपको C डैश की वैल्यू क्या दी गई है?
k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, यही दी गई है ना, जिसको आप यहाँ लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, और इसको नाम दे दिया गया है c का। से यस और नो? तो अगर हम रिमूव कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है हमारा ऑयल भी था, अब जब आप ऑयल को रिमूव कर दे रहे हो, आप सी एयर की बात कर रहे हो, तो एयर में क्या ये आंसर आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी होगा? से यस और नो? होगा। और एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? क्या सी बाई टू नहीं हो जाएगी? तो आप यहाँ पे इसका आंसर क्या कोट करोगे? सी बाई टू। तो यहाँ उल्टा पूछ लिया गया है, पहले आपको ऑयल डाल के दे दिया गया कैपेसिटेंस, और बाद में ऑयल निकाल के पूछा गया है। जनरली क्या होता है, पहले एयर में दे देते हैं और आपको ऑयल डालकर पूछते हैं। तो आप जो सी आंसर बता रहे थे, आप उसे ध्यान में रखते हुए बता रहे थे, जबकि यहाँ पे सिचुएशन जस्ट क्या है? रिवर्स है। क्लियर है? बढ़े आगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, ये एक जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। डर फिर से यहाँ पे क्या लगता है बच्चों, कि ये जो इतना लंबा सवाल है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यही डर लगता है ना। डर को थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। इन तीनों को देखकर ये समझ आ रहा है कि ये पैरेलल में जुड़े हैं, और पैरेलल में जुड़े हैं तो सी पैरेलल की वैल्यू होनी क्या चाहिए थी? आप बताओ मुझे, क्या होनी चाहिए थी? मैं इसे सिंपली लिखता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ डी, और पहले के लिए मैं यहाँ पे k1 डाल देता, ऐसे ही दूसरा लिखता तो k2 डाल देता, से यस और नो? तीसरे के लिए मैं यहाँ पे k3 डाल देता। क्या यही होता है हमारी वैल्यू? अब मुझसे पूछा क्या गया है? कैपेसिटेंस। आप यहाँ से अब क्या करोगे? कॉमन क्या निकाल सकते हो? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 3d को कॉमन निकाल सकते हैं। ब्रैकेट में क्या हो गया मेरे पास? k1 प्लस k2 प्लस k3, यही आंसर है। कोई आंसर दिया हुआ भी है क्या? सी। अब बताओ ये कितने देर में सॉल्व होने वाला सवाल था? अगर हमें ये पता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे कैपेसिटेंस, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऐड होके नेट कैपेसिटेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये बोलो क्या देखकर बताने वाला आंसर था कि नहीं था? हमें सिंपली फॉर्मूले को बस लिख देना है, लिखते के साथ आंसर आएगा। तो देख कर तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? डरना ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान होते हैं, प्रॉपर्ली लिखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, ये सवाल मैंने यहाँ दे तो दिया है, बट ये सवाल आपको बता दूं, जो नीट में जो आंसर गिवन है, दैट आंसर इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, है ना? जो आंसर यहाँ पे दिया गया है, इन चारों चॉइसेस में से कोई सा चॉइस करेक्ट नहीं है, ठीक है? गलती क्या है, मैं वो समझाने के लिए ही ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है? ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, हम लोग जो है ना, यहाँ पे ये 3 इंडिविजुअल कैपेसिटर्स ले रहे हैं 3 कैपेसिटर्स हमने ले लिए यहाँ पे, और इन 3 कैपेसिटर्स के साथ नीचे एक और कैपेसिटर ऐड कर दे रहे हैं। बट एक बात बताओ, अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस की हम अगर बात करें, तो क्या इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। यही यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट था बेटा, कि इस क्वेश्चन में नीट में जो आंसर दिया गया, उन लोगों ने क्या किया कि इन तीनों को सेम पोटेंशियल पे मान लिया, और ऊपर वाले तीनों कैपेसिटर्स को क्या मान लिया? पैरेलल में कनेक्टेड, और उसके साथ ये जो फोर्थ वाला कैपेसिटर है, इसे क्या मान लिया? सीरीज में कनेक्टेड। तो जो आंसर दिया गया, जो आपका नीट का जो आंसर गिवन था, आंसर, उसके अकॉर्डिंग क्या किया उन्होंने सिंपल वे में ये 3 अरेंजमेंट्स ले लिए, एक ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका तीसरा, और इन तीनों को कनेक्ट किससे कर दिया? एक चौथे कैपेसिटर के साथ, और आपको आपका आंसर प्रोवाइड कर दिया, है ना? उन्होंने बोला कि ये क्या है? a/3 है और d/2 है। तो अगर मैं इसके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की बात करूं, तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस मेरा जो c होगा वो क्या होगा? k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू d/2, सॉरी हाँ, d/2 डिवाइडेड बाई a/3, मतलब एक तरीके से 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू a डिवाइडेड बाई 2d, ऐसा ही हुआ ना? तो उन्होंने यही काम किया, उन्होंने बोला इसका कैपेसिटेंस कितना है? k1 मल्टीप्लाइड बाई 3c/2, इसका कितना है?
K2 मल्टीप्लाइड बाई 3C/2। थर्ड का कितना है K3 मल्टीप्लाइड बाई 3C/2। और ये जो फोर्थ कैपेसिटर लगा हुआ है इसका कैपेसिटेंस कितना है? यहाँ देखो आपने क्या चेंज किया है, सिर्फ D चेंज किया है ना। और D चेंज करने से कैपेसिटेंस, D यहाँ पे हाफ करने से कैपेसिटेंस क्या हो गया होगा? क्या डबल हो गया होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइडेड बाई D/2। क्या उसे 2 को आप ऊपर लेके चले जाओगे तो डबल हो गया होगा क्या? तो आप इसे क्या लिखोगे? K4 मल्टीप्लाइड बाई 2C। तो ये सॉल्व करके उन्होंने आंसर कोट कर दिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने इन तीनों को क्या मान लिया? सेम पोटेंशियल पे, विच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। जो कि एक्चुअली क्या है? करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है यहाँ पे? करेक्ट ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और 3 पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे। ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में। ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में। ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में। और ये तीनों कॉम्बिनेशन आपस में क्या है? पैरेलल में। और तब हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सोर्स थोड़ी ना कनेक्टेड है, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे होगा? अगर चार्ज हम यहाँ से भेज रहे हैं और हमने यहाँ पे कोई सोर्स लगा ही नहीं रखा है, तो इस सब जगह पर इस पोटेंशियल को मेंटेन कौन करेगा? कोई मेंटेन करने वाला नहीं है ना। तो इसलिए ये जो आंसर था ये करेक्ट नहीं था। बाद में बोनस मिला कि नहीं ये तो पता ध्यान नहीं है मुझे, बट ये आंसर करेक्ट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आप आगे से गलती नहीं करोगे। आप इसे कैसे सॉल्व करोगे बेटा? एक ये अरेंजमेंट हो गया आपका, यहीं पे इससे जुड़ा हुआ ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया, यहीं इससे जुड़ा हुआ ये तीसरा अरेंजमेंट हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे और अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। क्या अब मैं इसे सॉल्व करूं या छोड़ दूं? थोड़ा छोड़ देता हूं मैं, आपको ये करना करके देखना चाहिए। एक बार लिख के देखोगे तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसे छोड़ दे रहा हूं बेटा, आप इसे एक बार अटेम्प्ट करके देखना। ठीक है, तरीका मैंने जो बताया वो समझ में आया? क्यों ये दोनों जो कॉम्बिनेशन थे, ये कॉम्बिनेशन क्यों गलत था ये भी क्लियर हुआ? क्योंकि इस जगह पे हर जगह पोटेंशियल सेम नहीं है, ऐसा हम डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये क्वेश्चन के थ्रू ही आपको मैं समझाता हूं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। या 1 मिनट, एक स्लाइड में और ले ही लूं, है ना, एक स्लाइड में और ले लेता हूं और आपको बताता हूं बेटा यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। ये शेयरिंग ऑफ चार्ज के नाम से आपके सामने बुक्स में मिलेगा ये, मैं यहाँ लिख भी रहा हूं शेयरिंग ऑफ चार्ज, और ध्यान से इसे समझ लेते हैं। ऐसे जगह पे हमें क्वेश्चन में दिया क्या जाता है? हमें दिया जाता है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं। पहला कैपेसिटर है उसको हमने, फर्स्ट जो कैपेसिटर हमने लिया है, इस कैपेसिटर को हमने कुछ V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया है। दूसरा जो कैपेसिटर है इसको हमने क्या किया है? कुछ V2 पोटेंशियल तक चार्ज किया है। ठीक है, और फिर अब इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया है? कनेक्ट करा दिया है। कनेक्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं हमारे। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका यह है कि हमने इन दोनों के पॉजिटिव प्लेट्स को एक दूसरे के साथ और नेगेटिव प्लेट्स को एक दूसरे के साथ हमने कनेक्ट किया है। देखो, तो पॉजिटिव प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, नेगेटिव प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दिख रहा है ना। लेकिन दूसरे केस में हमने क्या किया? इन्हीं कैपेसिटर्स में यहां पे आपने C1V1 माइनस C1V1 लिया, यहां पे आपने माइनस C2V2 और इसे क्या कर दिया बेटा? C2V2 लिया है। आपसे यहां पे 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, यहां कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? और दूसरा पॉइंट पूछा जाता है आपसे कि ऐसे केसेस में हमारी एनर्जी का कितना लॉस हमें देखने को मिला होगा। ठीक है, तो इन दोनों के फॉर्मूले मैं दे रहा हूं और कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर दे रहा हूं। आप बताओ, यहाँ पे जब इन दोनों को चार्ज करके हमने एक दूसरे से कनेक्ट किया तो क्या उस पूरी सर्किट के चार्ज को फिक्स कर दिया? अब बताओ, कोई सोर्स है ही नहीं तो नया चार्ज आने वाला है क्या? नहीं आएगा ना। तो अब जब आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया तो नेट चार्ज की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई बेटा? क्या C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 के बराबर हो गई? दूसरे केस में नेट चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई?
क्या C1 इंटू V1 माइनस C2 इंटू V2 के बराबर हो गई? और जब ये कॉमन पोटेंशियल अचीव करेंगे तो इन दोनों को, तो ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनके ऊपर नेट चार्ज कितना एक्यूमुलेट होगा? कॉमन पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय C1 प्लस C2 के बराबर। अग्री करते हो सभी? तो हम लोग बस करने वाले इतना ही है बेटा। हम पहले केस में लिखेंगे C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 एंड यू विल गेट V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। क्या लिखने में कोई परेशानी? दूसरे केस में क्या है बच्चों? दूसरे केस में नेट चार्ज आपके पास क्या है? C1 V1 माइनस C2 V2, बट जब कॉमन पोटेंशियल अक्वायर कर लेगा तब तो दोनों के दोनों पॉजिटिव और दूसरे साइड दोनों के दोनों नेगेटिव ही हो जाएंगे ना। तो वहां क्या लिखोगे आप? C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू C1 V1 माइनस C2 V2। सो आंसर फॉर V इज इक्वल टू C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। क्या ये दूसरा आंसर भी क्लियर है? तो ये दो सिचुएशंस आपके पास आ सकते हैं, और इन दोनों केसेस में आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ एनर्जी, सॉरी सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि एनर्जी लॉस निकाल के बताओ। तो मैं एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ऐसे वो निकालना भी बहुत मुश्किल नहीं है। इनिशियली एनर्जी इसके पास कितनी थी स्टोर्ड? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और फाइनली कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? अब हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी का स्क्वायर। क्या यही मानोगे आप? और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, आपके पास आंसर आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा? सो इट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके, और अगर मैं यही आंसर दूसरे केस में लिखता हूं तो बाकी चीजें तो सेम रहेगी बच्चों, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 तक। इसके आगे आप बस क्या करोगे? V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर लिख दोगे। कोलिजन मैंने आपको पढ़ाया है ना? कोलिजन में एनर्जी लॉस का फॉर्मूला सिखाया था, क्या था? हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हाफ ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। क्या उससे मिलता जुलता फॉर्मूला है ये? हाँ या ना? मिलता जुलता है। ऊपर वाला देखो तो मोमेंटम कंजर्वेशन से मिलता जुलता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, है ना? तो आप इसे रिजेंबल करने वाला फॉर्मूला मानते हुए एक को कहीं पे याद रखो, दूसरी जगह पे आराम से अपने आप दिमाग में बिठा सकते हो। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये पॉइंट। अब इनमें से कोई एक चार्ज हो दूसरा अनचार्ज हो तो क्या करोगे? एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है तो क्या करोगे? भाई क्या करेंगे, रॉकेट साइंस थोड़ी ना लगाना है। V2 की वैल्यू को क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? जीरो। V2 की वैल्यू को जीरो डाल देंगे। अब दोनों में से कोई सा भी यूज करो, आंसर क्या आएगा? वैसे केस में सेम आएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो जब आपका दूसरा वाला अनचार्ज कैपेसिटर हो तो डरना नहीं है बेटा, फॉर्मूले यही लग रहे हैं, बस V2 क्या हो गया है? जीरो हो गया है। अदरवाइज बाकी चीजें हमारे सामने एज इट इज हैं, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ा है हमारा। अब सवाल बनाते हैं। ये आपका नीट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। पहले आपने इस 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को क्या किया? इस V वोल्ट से चार्ज कराया। फिर जैसे ही आपने स्विच को 1 से उठा के 2 पे किया, आपने सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या देखो, सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अब क्या हुआ? ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर किससे जुड़ गया? 8 माइक्रोफैराड से। तो ये हो गया हमारे पास 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर, ये हो गया हमारे पास 8 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर। अब बताओ मुझे क्या ज्ञान देना है यहाँ पे? बोलो जल्दी, या आप लोग आंसर तक खुद पहुंच जाओगे? अब आपको क्या बताना है बेटा? यहाँ पे आपको बताना है द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज। इसकी स्टोर्ड एनर्जी कितनी डिसिपेट हो गई है ये निकालनी है। एक बार पूरा क्वेश्चन भी पढ़ लें। अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड एज शोन इन द डायग्राम। व्हेन द स्विच S is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated is। डिसिपेट होने का मतलब डेल्टा U पूछा गया है। किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है? इनिशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में। यही है ना? क्या मुश्किल सवाल है? अब आप बताओ डेल्टा U के जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए?
आप जो बोलोगे वही मैं लिखूंगा, हाफ इंटू, बोलो 2 × 8 / 10, क्या सही है? साथ में मैं 10⁻⁻⁶ भी लगा देता हूं। देन आगे की बात करते हैं, आगे क्या लिखना चाहिए मुझे? v², v² की जगह क्या लिख दूं मैं? कितना पोटेंशियल है? v ही है, तो यहां लिख दिया v²। u इनिशियल था कितना बेटा? हाफ इंटू 2 × 10⁻⁻⁶ इंटू v², क्या यही था? डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा आपका? डिवाइड करके बस क्या करना है आपको? 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे तो ज्यादातर चीजें तो सेम ही दिख रही हैं, बस ये वाली क्वांटिटी, ये जो दिख रही है, और ये क्वांटिटी, बस इसी के बारे में बात करना होगा ना, बाकी तो सब सेम ही है। तो ऊपर 16, नीचे कितना आ गया? 20। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा U डिवाइडेड बाई U1 इंटू 100 इज इक्वल टू 16/10 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, एंड द आंसर इज इक्वल टू 80%। सो 80% एनर्जी क्या होने वाली है यहाँ पे? डिसिपेट हो जाने वाली है। क्या बी चॉइस आप आंसर टिक कर सकते हो? अब बताओ, फॉर्मूला याद है तो कितना टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने में? से यस और नो। लगेगा टाइम ज्यादा? नहीं लगेगा ना, बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे बेटा, आप देखो यहाँ पे कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, देख रहे हो? मेंस में तो लगता है पता नहीं सीरीज ही बना दिया है एक सवाल का, है ना? आपको बोला गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है आपने, स्पेस क्या है प्लेट्स के बीच का? d दिया गया है, और एरिया आपको a दिया गया, आपको एनर्जी स्टोर्ड बतानी है। बताओ क्या मुश्किल सवाल है आपके लिए? बोलोगे हाँ सर, पता ही नहीं लग रहा, हवा ही नहीं लग रहा क्या होने वाला है, ऐसा है क्या? एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला लिखते हो? चलो मैं आप ही से डिस्कस करता हूं। एनर्जी स्टोर्ड का क्या क्या फॉर्मूला लिखते हो? देखो यहाँ पे हम लोग हाफ CV² लिखते हैं, हाफ CV² से ही सॉल्व करते हैं, कोई नहीं, बाकी कुछ दूसरा नहीं बदलते। ऐसे बाकियों से भी हो सकता है। V को क्या हम लोग E इंटू डी लिख सकते हैं? V को E इंटू डी लिख सकते हो, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? हाफ C इंटू E² इंटू D²। अब देखो मुझे आंसर तो एप्सिलॉन के फॉर्म में दिख रहा है, तो C को भी ओपन करते हैं, लिखते हैं इसको हाफ इंटू ε0 इंटू A डिवाइडेड बाई D इंटू E² मल्टीप्लाइड बाई D²। देखो तो यहाँ से एक D से एक D कैंसिल हो गया, और बचा क्या आपके पास? हाफ मल्टीप्लाइड बाई ε0 इंटू E² एंड द होल इज मल्टीप्लाइड बाई A इंटू D। जानते हो मुझे इस फॉर्म में लिखने की क्यों मतलब इच्छा हुई? इसलिए हुई कि आप आगे से याद रख सको कि अगर कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कहीं पे एनर्जी डेंसिटी पूछा जाए तो आप आंसर क्या कोट कर दो? हाफ ε0 इंटू E²। ये क्या है हमारे पास? हमारी एनर्जी डेंसिटी। जानते हो कैसे आया यहाँ पे? आप देखो A इंटू डी क्या वॉल्यूम है कैपेसिटर का, A एरिया ऑफ प्लेट और D क्या है? थिकनेस। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैपेसिटर का वॉल्यूम आ जाएगा? यहाँ एनर्जी लिखी है, इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी होगा क्या? तो एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट हाफ इंटू ε0 इंटू E²। यहाँ आते हैं वापस, हमसे तो एनर्जी स्टोर्ड ही पूछा गया था, तो हमारे लिए कौन सा आंसर है? हमारे लिए आंसर कौन सा है? ईच प्लेट A द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज। बेटा मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आंसर C दिख रहा है, बट यहाँ पे लगता है कुछ गलत चॉइस प्रिंटेड है, इसको हटा देना और यहाँ पे क्या लिख देना आप? C लिख देना, ठीक है ना? इसका आंसर क्या होना चाहिए? C होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन भी है इसमें? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? पहले तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसको डिस्कस करते हैं कि चार्जिंग क्या होता है और डिस्चार्जिंग होता क्या है ना? ये जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स के बारे में बात करें तो मान लो अभी मैंने इस पंखे के अंदर जो हमारा कंडेंसर लगा है उसका एक एग्जांपल लिया था। तो जब हम शुरुआत में उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं बेटा, तो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? अपने पास चार्ज स्टोर करता चला जा रहा है क्या? तो चार्ज स्टोर कर रहा है, वैसे प्रोसेस को क्या आप चार्जिंग कह सकते हो? और दूसरा प्रोसेस क्या है? जब वहां पे आपको ऑल ऑफ द सडन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एनर्जी को क्या करता है? ऑल ऑफ द सडन
रिलीज करता है। तो वैसे केस में जो प्रोसेस है उसको क्या हम डिस्चार्जिंग कह सकते हैं। तो जब सोर्स कनेक्टेड है तो हम उसे चार्ज कर रहे हैं, सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब कैपेसिटर ही किसकी तरह बिहेव करने लगा, सोर्स की तरह, तो वहां पे हम उसे क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग बोलेंगे। ठीक है ना। यहाँ हमेशा ऐसे सर्किट में आपको रेजिस्टेंस लगा हुआ जरूर मिलेगा, ठीक है, बिना रेजिस्टेंस के काम नहीं चलेगा। तो हमारे पास ये मान लो एक कैपेसिटर दिया हुआ था, यहाँ हमारे पास एक सोर्स है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ एक हमारे पास क्या है बेटा, स्विच है। हमने स्विच को ऑन किया, ये हमारा V पोटेंशियल है, R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है। हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया, अब हमारा यहाँ पे चार्जिंग होना शुरू हुआ, और चार्जिंग जब होना शुरू हुआ तो जो इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता है दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर T बाई टाउ के बराबर होता है। जहां इस टाउ को क्या आप बोलते हो बेटा, दिस टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला किसी को पता है क्या होता है,